Hello everyone. So today I am back with one of the most requested videos that is World War First. मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, उसमें काफ़ी रिक्वेस्ट था कि आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर भी वीडियो बनाओ. सो हियर वी आर. तो बेसिकली अगर बेटा मैं बात करूँ तो मुझे ये चीज़ समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो केवल एनटीएससी के लिए नहीं, मतलब ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें पता भी होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन जो ग्रेट वॉर के नाम से जानी जाती है वो क्यों हुई थी. ये हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन हुआ या फिर हम कहीं भी बहुत कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं कॉम्पिटिटिव, तब भी ये जो ऐसा मतलब लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री का ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. See, war doesn't happen overnight. There is often a long period of unrest and tension. सीधी बात है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि ओवरनाइट लड़ाई हो गई. अगर आप इसको समझ I'm sorry. तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे इमेजिन मतलब इमेजिन कि अभी करंट सिचुएशन देख लो इंडिया की. एलओसी के ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रखा है चाइना और इंडिया के बीच में. पर ऐसा तो नहीं ना कि ओवरनाइट ये लोग मतलब इन्होंने प्लान कर लिया और चलो लड़ाई कर लेंगे. अभी कितनी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वॉर को अवॉइड कर दें. ठीक है, सो दैट इज़ अ सिंपल कि वॉर और जो होती है वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होती है. वहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक अनरेस्ट और टेंशन होता है. जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती, अनटॉलरेबल हो जाती है, तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कंसिडर हो जाती है, फिर वो वॉर्स में. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना, आप में से काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि बैटल और वॉर के बीच में क्या डिफरेंस है. तो जो बेसिकली बैटल होती है वो लाइक शॉर्ट आउटकम्स के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए की जाती है, और जो वॉर होती है वो कॉन्जिक्यूटिवली लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टेन्योर के लिए होती है. अगर बैटल में देखूँ तो लाइक बैटल जो होती है रफली अगर आप देखो तो एक बार अगर कोई राजा किसी राजा पे अटैक कर देता है, ठीक है, तो वो बैटल का नाम लेते हैं. जैसे आपने बैटल ऑफ बुक्सार वगैरह सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत वगैरह सुने होंगे. ओके, पर जो वॉर्स होती है वो लंबे टाइम तक चलती है. एक बार किसी ने अटैक किया, फिर किसी ने अटैक किया, फिर किसी ने अटैक किया, फिर किसी ने अटैक किया. सो वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर लड़ाइयाँ चलती है तो उसे हम लोग वॉर कह देते हैं. बैक टू बैक बैटल्स जो होती है उसे हम वॉर कह देते हैं. ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया. तो जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, तो दैट इज़ अ स्टेप इन टू हिस्ट्री. हम हिस्ट्री में जाते हैं. सो टुडे दिस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट एट दैट टाइम पीपल कॉल्ड इट एज द ग्रेट वॉर. आज तो हम लोग इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और उस टाइम पे पीपल इसे ग्रेट वॉर कहते थे. इसे ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, या फिर इसे ऐसा भी कंसिडर किया जाता है था कि दैट इट इज़ द वॉर टू एंड ऑल दी अदर वॉर्स. ठीक है, वो बात गलत है कि ये एक अल्टीमेटम वॉर नहीं रही थी. इसके बाद में हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी देखा है. इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी क्यों कहा जाता है उसका भी रीज़न है, क्योंकि इसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई थी, तो फिर इन लोगों को नाम दे दिया था इन द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसको नाम दे दिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड. इनिशियली जब लोग स्टार्टिंग में तो इसे ग्रेट वॉर बोलते थे, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी. या फिर उसका मैं अगर सिंपल सा सेंस उसको समझने की कोशिश करूँ तो अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उसका लाइक इतने लंबे टाइम के लिए नहीं हुई थी, या फिर हम इतना सिंपल से समझ सकते हैं कि उसमें जो डैमेज था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था. ठीक है, अगर मैं इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के डैमेज की बात करूँ तो नियरली 1,70,00,000 पीपल्स जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी थी. 2 करोड़ पीपल जो थे उन्होंने अपने घरों से माइग्रेट कर लिया था. ठीक है, फिर फाइनेंशियली वगैरह तो और ज़्यादा जो डैमेज हुआ ये इकोनॉमिकली या जोग्राफिकली, ठीक है, इकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था. तो वो तो सब हम देखते हैं, पर उस टाइम की उस ड्यूरेशन की वो सबसे बड़ी वॉर थी, इसीलिए लोगों ने इसे ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना है. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ग्रेट वॉर इज़ द सेम थिंग. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली लड़ाई जो होती है हमें भी पता है कि वो दो फ्रंट से होती है, दो साइड से होती है. तो एक तरफ थे हमारे पास अलाइड पावर्स और एक तरफ थे हमारे पास सेंट्रल पावर्स. तो सेंट्रल पावर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कंट्री, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया. ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये लोगों ने क्यों लड़ाई की थी, ये लड़ाई में क्यों इन्वॉल्व हुए थे, और इन्होंने पर्टिकुलरली सेंट्रल पावर्स को ही क्यों चूज़ किया था. उसी तरफ से अगर मैं देखूँ तो अलाइड के अंदर मेरे पास थे सर्बिया, रशिया, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन. अब ऑफकोर्स ग्रेट ब्रिटेन जहाँ होगा वहाँ उसकी कॉलोनीज़ भी आ जाएगी. इटली, पोर्टुगल, रोमेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रीस. ठीक है, अब इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो लड़ाई का बेसिक रीज़न है वो है सर्बिया. ओके, तो ये एक सीक्वेंस के साथ बताया गया, तो हम एक एक कंट्री के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे. ओके, सो स्टार्टिंगली ये जब हम लोग देखते हैं इनिशियली इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि
मैप दिख रहा है, बहुत क्लियरली ये मैप दिख रहा है यूरोप का हमें 1914 का। तो इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा अलायंस, अब सी हम इसको स्टार्ट इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ पे लड़ाई होती ही क्यों है, क्या रीज़न हुआ था। तो सबसे माइनर रीज़न अगर मैं समझती हूँ इसके अंदर, तो पहले तो क्या था कि अब ये कंट्रीज़ जो थी लगभग यूरोप की, वो 1878 तक 1880s तक हम लोग मान सकते हैं कि लगभग सब इंडिपेंडेंट हो गई थी। और मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, मिलिट्रिकली अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी सारी कंट्रीज़। ठीक है, तो अब ये इन लोगों में क्या था, इम्पीरियलिज्म आ जाता है। इम्पीरियलिज्म मतलब कि ये खुद तो डेवलप हो गई है, ठीक है, अब ये सोचती है कि हम क्या करते हैं, हमारा एरिया इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, मोर ऑफ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उस मोर ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में क्या करते हैं ये लोग, आसपास की कंट्रीज़ पे अटैक करते हैं और उन पे कंट्रोल गेन करने की कोशिश करते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमर्जिंग पावर के फॉर्म में आना चाहता था वो जर्मनी था। ठीक है, अभी तक जो था पूरे नेवल के अंदर यूनाइटेड किंगडम्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब जर्मनी सोचता था कि यार मैं इंडिपेंडेंट भी हो चुका हूँ, नेशन स्टेट भी बन चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नेवल फोर्स को और ज़्यादा, मैं मिलिट्री वाइज तो जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अब सोचता है कि मैं अपना नेवल फोर्स भी इम्प्रूव करने की, इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो एक ऐसा ये रीज़न भी रह गया था जिसकी वजह से जर्मनी और यूके जो थे वो राइवल्स में आए थे। तो बेसिकली, और पेट्रोटिज्म तो एक देशभक्ति वाली तो रीज़न हमेशा आ ही जाता है इसके अंदर, लड़ाई के अंदर। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखोगे कि अब कंट्री जब मतलब क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बनी गई थी, इंडिपेंडेंट भी हो गई थी, अब इन कंट्रीज़ ने क्या किया था, डोमिनेंस गेन करने के लिए इन्होंने अलायंस भी बनाने शुरू किए थे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखते हो तो एक अलायंस बना था इन द नेम ऑफ ट्रिपल अलायंस, जहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और इटली साथ में थे। इन तीनों ने लेकर के अपना एक अलायंस बनाया था, ग्रुप बनाया था, और एक दूसरे से लाइक बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट किया था कि अगर जर्मनी पे कोई अटैक कर देगा तो ये दोनों कंट्रीज सपोर्ट करेगी, एंड वाइस वर्सा सिमिलर फॉर दी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर एंड इटली, कि अगर इन पे कोई अटैक करेगा तो ये तीनों जो वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं। सेम एक तो हो गया था हमारे पास ट्रिपल अलायंस, और एक था हमारे पास ट्रिपल एंटिटी अलायंस। वो ट्रिपल एंटिटी अलायंस बना था बिटवीन रशिया, फ्रांस एंड यूके। ठीक है, तो अभी अलायंसेस बन चुके थे। तो इन अलायंसेस के बाद में क्या था ना कि अलायंसेस की वजह से लाइक पीपल जो थे, मतलब लाइक वो हमेशा वो चाहते थे कि पूरे ग्लोब में उनका डोमिनेंस इंक्रीज हो, ठीक है, उनकी वैल्यू, उनका रुतबा बढ़े। ओके, तो ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार से रहते थे। अब बीच में क्या हुआ था ना, जब ये लड़ाई, तो हमारी जो वर्ल्ड वॉर शुरू होती है वो 1914 में शुरू होती है। ओके, जो इसकी डेट है वो है जुलाई 28, 1914। अब इससे पहले क्या होता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी एक लड़ाई हुई रहती है इन द नेम ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। जर्मनी को अगर आप वर्ल्ड वॉर के अंदर देखते हो तो आपको हर जगह इसमें जर्मनी ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी यूनाइटेड हो चुका है। पर इससे पहले जर्मनी को क्या बोला जाता था, प्रूशिया, जर्मनी के एक पार्ट को इंपॉर्टेंट प्रूशिया बोलते थे। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो रखा था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर हो रखी थी इन द ईयर 1870 एंड 71, और उसके अंदर हमारा फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था। ठीक है, और उस डिफीट के वजह से बहुत कुछ ऐसा पार्ट था फ्रांस का, वो किसके पास चला गया था, जर्मनी के पास में। सो ये आप ऐसे इंसिडेंट्स देखने वाले हो कि जिसकी वजह से दो नेशंस में क्यों इतनी दुश्मनी सी आ जाती है। तो पहले तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, जर्मनी जो था वो इमर्जिंग पावर की तरह बन के आ रहा था। वो मिलिट्रिकली तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ही सही, अब वो नेवल फोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभर करके आ रहा था। तो जर्मनी जो था वो केवल और केवल बहाने ढूंढ रहा था, मतलब जर्मनी जो चाहता था कि वो पूरे यूरोप के ऊपर कंट्रोल गेन कर ले। ठीक है, वो अपना डोमिनेंस वहाँ पे स्प्रेड करना चाहता था। तो वहीं पर उसको जर्मनी का राजा कौन था, याद कर लो, जर्मनी का राजा भी, जब उन लोगों ने जर्मनी यूनिफिकेशन वगैरह पढ़े थे तो हमें पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे राजा कौन था। तो वहाँ पे राजा थे हमारे पास सैसर विलियम सेकंड, है ना, उन्हें राजा बना दिया गया था, सैसर विलियम सेकंड को। तो अब यहाँ पे सैसर विलियम सेकंड जब राजा बनते हैं तो वो चाहते थे कि वो पूरे यूरोप को एनेक्स कर ले, कंट्रोल कर ले। तो वो केवल एक्सक्यूजेस ढूंढते थे कि उन्हें कोई बहाना मिले और वो पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ स्टार्ट कर लें। तो जर्मनी वॉज अ कंट्री विच वॉज विलिंग टू गेन कंट्रोल ऑन द यूरोप, एंड सिमिलरली इट वॉज लुकिंग अहेड ऑफ द एक्सक्यूजेस कि कोई बहाना मिले बस, ओके, सो दैट इट कैन स्टार्ट अ वॉर। सो अब क्या होता है कि जो हमारे क्या बोलते हैं विलियम थे, सैसर विलियम थे, वो नेवल फोर्स को इंक्रीज करना चाहते थे। तो यूके
को तो अपना दुश्मन उन्होंने बना ही लिया था। यूके को दुश्मन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर सीधी बात है, इसको आप कैसे समझोगे? मानो कि फॉर एग्जांपल आप क्लास के मॉनिटर हो, ओके, आप क्लास के मॉनिटर हो तो ठीक है, अभी तक आपकी पावर चल रही है, पर आप ही का कोई दुश्मन या आपकी कोई क्लास में ऐसा ही पर्सन जिससे आपकी बनती नहीं है, वो क्या करता है, टीचर से जाकर के आपकी कंप्लेन करता है और वो मॉनिटर बनने की कोशिश करता है। तो ये तो पहले से मॉनिटर था और जर्मनी अभी मॉनिटर बनने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? दुश्मनी हो जाएगी ना, ठीक है। तो अब जर्मन जो थे और क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स जो थे वो एक तरह से अब दुश्मन हो चुके थे। और अगर मैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर की भी बात करती हूँ तो फ्रांस का कुछ ऐसा पार्ट था तो जर्मनी के पास चला गया था। फ्रांस जो था वो डिफीट हो चुका था, तो वो पहले से ही मतलब एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तो जर्मनी और फ्रांस के अंदर लड़ाई थी, जर्मनी और यूके के अंदर लड़ाई थी। तो ये कहावत तो तुमने सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो यूनाइटेड किंगडम्स एंड फ्रांस जो थे वो यहाँ से यूनाइट हो चुके हैं, एक आ चुके हैं, अलायंस ग्रुप इसीलिए इनका बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इम्पीरियलिज्म हुआ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ऐसी चीज़ें थी, डोमिनेंस गेन करने की जो लोग कंट्रीज़ में इच्छा थी, उसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भाई अब सब कंट्रीज़ जो है वो वॉर के लिए ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट्स तैयार रहती है। अब क्या होता है, एक लाइन हमेशा याद रट लो, एक गोली चलने की वजह से वर्ल्ड वॉर हुई थी और एक गोली ना चलने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है। एक गोली चली तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई और एक गोली नहीं चली तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। हम फर्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं, अब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समझते हैं। तो एक गोली चली जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड वॉर 1 हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे टाइम पे क्या सिनेरियो है कि हमारे पास में अब ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ इसको हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था ऑस्ट्रो हंगरियन। तो यहाँ के राजा होते हैं आर्क ड्यूक, ठीक है, और उनका नाम है हमारे पास फ्रांस फर्डिनांड, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजा थे ये। वो अपनी वाइफ सोफ़ी के साथ में, ठीक है, उनकी वाइफ के साथ सोफ़ी के साथ में वो सराजेवो जाते हैं। अब सराजेवो कहाँ पर है? देखो ऑस्ट्रिया के अंदर ही एक जगह है, ये देखो यहाँ पर ये सिटी शो हो रही है सराजेवो, यू कैन सी द पॉइंटर, ओके। ये सराजेवो एक कंट्री, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन प्रोविंस के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी सराजेवो। वहाँ पे राजा जाते हैं अपनी वाइफ के साथ में। तो अब क्या होता है कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और सर्बिया जो थे वो एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन थे, या दुश्मन इसीलिए समझ सकते हो कि सर्बिया जो था वो जोग्राफिकली काफ़ी छोटी कंट्री है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रो हंगरियन क्या करना चाहता है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब सर्बिया जो है वो यहाँ पे रिवॉल्ट करता है ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर से, और जैसे ही सर्बिया के कुछ लोगों को पता चलता है कि जो राजा है वो यहाँ पे सराजिवा आने वाले अपने वाइफ के साथ में, तो ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम इसी आर्क ड्यूक को मार दें, ओके। तो उस मीनवाइल में जब सर्बिया के पीएम को भी ये बात पता चलती है कि भाई ये लोग ऐसी प्लानिंग यहाँ पे हो रही है, तो वो मतलब वहाँ पे जाकर के फिर वो राजा मतलब वहाँ वो मैसेज पहुँचाते हैं राजा के पास कि भाई आर्क ड्यूक आपको मारने की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है तो आप मत आइएगा। पर अब आर्क ड्यूक थे वो भी, अब वो बोले कि मेरी जान तो वो हर जगह खतरे में है, मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं पे डेंजर होता है, इसीलिए मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इन सब चीज़ों से डर करके अपने घर में बैठने वाला नहीं हूँ, और वो सराजेवो जाते हैं, ठीक है। अब वो सराजेवो जाते हैं, तो सराजेवो जाने से पहले सराजेवो में क्या होता है कि उनके ऊपर 4th बॉम्ब ब्लास्ट अटैक होता है। इससे पहले अभी तक 3 ऑलरेडी ब्लास्ट उनके ऊपर अटैक्स जो थे वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, पर अभी तक उनसे उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे सराजेवो जब वो जा रहे होते हैं ऑन दी वे टू सराजेवो, उनके ऊपर एक अटैक होता है, ठीक है। अब से एक चीज़ और तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब ये राजा वगैरह जाते हैं तो ये अकेले नहीं जाते, इनके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ आगे पीछे जाती है। तो अब जो बॉम्ब ब्लास्ट जो अटैक इनके ऊपर हुआ था उसमें एक चीज़ होती है कि वो जो बॉम्ब इनके ऊपर फेंका था वो इन पे ना लग करके वो पीछे वाली गाड़ी पे लग गया, ठीक है। तो ये तो बच जाते हैं और पीछे वाली गाड़ी जो है वो उड़ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब ये जाते हैं सराजेवो के जो हॉल वगैरह जिस काम के लोग ये विजिट करने जाते हैं सराजेवो को, वो काम पूरा करते हैं और फिर वो रिटर्न करते हैं वापस से, कहाँ जाते हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं, सराजेवो से बैक टू देयर प्लेस वो जा रहे होते हैं उसी सेम पाथ पे। तो उस मीनवाइल में क्या होता है कि एक 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, जिसका नाम था प्रिंसिप, वो 2 गोली चला देता है, एक लग जाती है वाइफ
क्या नाम था, सोफी को, और एक लग जाती है आर्क ड्यूक को। तो जो सोफी होती है वो तो उसी स्पॉट पे मर जाती है, और जो आर्क ड्यूक थे वो ऑन दी वे, जब वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, वो ऑन दी वे मर जाते हैं। अब इनको गोली किसने मारी थी? एक 19 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रिंसिप को, जो क्या था, वो खुद भी क्या था, एक सर्ब था। ओके, वो सर्बिया से बिलोंग करता था। तो इन पे जो पहले जो इन पे अटैक हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट वाला, और अब जो इनके ऊपर शूटिंग हुई थी, ये लोग साथ में मिलकर के प्लानिंग कर रहे थे इन्हें मारने के लिए। अब फाइनली ये मर जाते हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखो कि अब प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके बीच में इन्वॉल्व हुई? सर्बिया के अंदर और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के अंदर, ठीक है। अब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो थे वो अपने किंग और क्वीन को लूज कर देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, अल्टीमेटम भेजते हैं सर्बिया को। ओके, वो एक वार्निंग या अल्टीमेटम भेजते हैं, उसके अंदर वो 10 डिमांड्स रखते हैं, ठीक है। तो जब सर्बिया क्या करता है, उसमें से 8 पे तो एग्री हो जाता है, और वो 2 पे रिफ्यूज कर देता है कि नो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। क्योंकि उसमें से एक ऐसी डिमांड थी जहाँ पे ऑस्ट्रिया बोलता है कि नाउ अब से क्या होगा कि सर्बिया का जो एरिया है दैट विल कम अंडर आवर टेरिटरी एंड वी आर गोइंग टू टेक अ कंट्रोल ओवर दिस। अब जितना भी वहाँ का काम जो होगा उस पर ओवरलुक कौन करेगा? ऑस्ट्रिया करेगा। तो इस बात के लिए जो सर्बिया है वो रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो जब सर्बिया इस बात के लिए रिफ्यूज कर देता है, तो अब ऑस्ट्रिया जो है वो क्या करता है, अगर हम लोग जोग्राफिकली भी देखें तो काफ़ी छोटी कंट्री है। अगर आप जोग्राफिकली देखो तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर काफ़ी बड़ा था और सर्बिया काफ़ी छोटा था। तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो है वो क्या करता है, सर्बिया पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब इस मीनवाइल क्या होता है कि ये जो सर्बिया है हमारा, ये जाकर के हेल्प मांगता है रशिया से, ठीक है। ये रशिया के पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि आप हमारी हेल्प करो। जी, अब 2 चीज़ें होती हैं कि रशिया इसमें हेल्प क्यों करता है, रशिया भी इसके अंदर क्यों आता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँ तो रशिया एग्री कर लेता है सर्बिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, इससे पहले हमारे पास 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, पर इससे पहले एक वॉर हुई होती है, रूसो जापानीज वॉर। वो वॉर होती है 1904 और 1905 के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक पोर्ट आर्थर होता है जिसके लिए दोनों जापान और रशिया लड़ते हैं। और उस टाइम पे सोवियत यूनियन का अगर आप जोग्राफिकल एरिया भी देखो तो आज भी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ये, और जापान जो है वो जोग्राफिकली काफ़ी छोटी है, पर फिर भी जो सोवियत यूनियन है वो उस टाइम पे हार जाता है, रशिया हार जाता है। तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक शर्मिंदगी जैसी बात हो जाती है कि यार वो एक इतनी छोटी जोग्राफिकली छोटी कंट्री से भी रशिया जो है वो हार गया। तो रशिया को ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है जब वो लोगों को वापस से अपनी पावर को, लोगों को अपनी, मतलब बोलते हैं ना, आप पूरे वर्ल्ड में वापस से अपना एक छाप छोड़ सकता है या एक अपनी इमेज बिल्डअप कर सकता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करता है, रशिया जो है वो वॉर में आता है। और रशिया को ये भी लगता है कि यार ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर इतना सही है, लाइक जोग्राफिकली तो छोटा ही है ना सोवियत यूनियन से, तो उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर को भी कब्जा कर लूँगा, गेन कर लूँगा, तो मेरा टेरिटोरियल एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा और मैं वर्ल्ड में वापस अपनी डिग्निटी को प्रूव कर पाऊँगा। ओके, तो ये चीज़ सोच करके रशिया जो है वो वॉर में आ जाता है। अब रशिया इधर से आ जाता है तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है जर्मनी, ठीक है, काफ़ी अच्छे टर्म्स होते हैं इनके। अब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर लेता है हेल्प किससे, जर्मनी से। तो जर्मनी आ जाता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अ ट्रीटी साइंड बिटवीन देम। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द अभी लेक्चर भी बता दिया था कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जर्मनी और इटली, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक अलायंस, ट्रीटी नहीं बोल सकते हम लोग, एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, जिसका नाम था त्रिपाठी पैक्ट बोला भी जाता है इसे, ठीक है। त्रिपाठी अलायंस यहाँ पे बनता है, ट्रिपल अलायंस यहाँ पे बनता है। तो अब उसके थ्रू ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर को कौन सपोर्ट कर देता है, जर्मनी। सो अभी तक विजिबली हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अगर मैं एक्सिस पावर के अलाइड पावर्स की तरफ मैं देखूं तो वहाँ पे सर्बिया और रशिया है, और अगर सेंट्रल पावर्स की तरफ से देखूं तो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ से वॉर चल रही होती है, इस मीनवाइल जो होता है ना, वहाँ 2 इंसिडेंट्स होते हैं। पहली चीज़ तो क्या होता है कि अब जब ट्रिपल अलायंस के अंदर तीसरा पार्ट था इटली, जब इटली को बोला जाता है कि आप भी आकर के हमें हेल्प करो। अब इटली क्या होता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ अलायंस भी वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ। क्यों? सी, अब यहाँ पर जो अलायंस बना था या जो एग्रीमेंट बना था वो ये बोलता था कि अगर ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर पे या फिर जर्मनी पे कोई अटैक करेगा तो इटली उन्हें सपोर्ट करेगा, पर इटली बोल देता है कि यहाँ तुम पे अटैक नहीं हुआ है, तुम खुद जाकर के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे तो इटली का हमें 2 साइड मिलेंगे। यहाँ एक तो इटली बोल रहा है कि मैं वॉर में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा 1914 के टाइम पे, और हमें ये देखने को मिलेगा कि बाद में इटली, जो कभी सेंट्रल का अलायंस ग्रुप हुआ करता था,
वो बाद में जाकर के फ्रांस को सपोर्ट करने लग जाता है, वो जर्मनी को और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इटली की स्टोरी आ जाती है। इनिशियली तो वो मना कर देता है कि मैं इसका पार्ट नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करूंगा, बट बाद में लेटर ऑन वो फ्रांस को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ ऐसी होती है कि अब ये क्या होता है कि रशिया का एक दुश्मन होता है टर्की, ऑटोमन एम्पायर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब रशिया और ऑटोमन एम्पायर क्यों लड़ाई, इनमें क्या प्रॉब्लम थी ये देखो। उस टाइम पे 1911 और 12 के अंदर क्या होता है, रशिया और टर्की के बीच में भी लड़ाई होती है, ऑटोमन एम्पायर के बीच में भी लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ देखो टर्की की लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन के थ्रू इसको समझो कि रशिया के बहुत सारे जो मतलब इसको जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करवाना होता था रशिया को, उसके अंदर हमेशा एज अ हर्डल बन जाता था टर्की। उस ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा प्रॉपरली या सेटिस्फैक्ट्री मैनर में नहीं होने देता था टर्की। तो इनमें काफ़ी लड़ाई वगैरह रहती थी। तो जब ये लड़ाई हुई थी, जब रशिया वर्सेस टर्की जब लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे टर्की को सपोर्ट किया था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने, ऑस्ट्रिया ने सपोर्ट किया था। तो अब टर्की के पास दो रीज़न थे, पहले ही उसकी रशिया से बनती नहीं थी, और सेकेंडली ऑस्ट्रिया ने उसको पहले काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है, जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। तो इसीलिए जो ये टर्की है, जो ऑटोमन एम्पायर है, वो किसको सपोर्ट करने पहुंच जाता है, सेंट्रल पावर्स को सपोर्ट करने पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्की इधर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इधर से क्या होता है, कहाँ कहाँ कंट्रीज पहुंच गई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक तरफ आ चुके हैं, सर्बिया और रशिया यहाँ पे एक तरफ आ चुका है। अब इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि रशिया जो है वो एक सीक्रेट कम्युनिकेशन करता है फ्रांस के साथ में। ठीक है, अब फ्रांस का अगर देखो तो जोग्राफिकली आप देखोगे तो इट वाज अ नेबरिंग कंट्री टू जर्मनी। ठीक है, अब उसके ऊपर उससे सपोर्ट कौन मांगने जाता है, रशिया। रशिया उसको बोलता है कि आप आकर के हमारे पार्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी, उसके अंदर फ्रांस का कुछ ऐसा पार्ट था जिसे किसने एनेक्स कर लिया था, जर्मनी ने। तो अब रशिया बोलता है कि तुम हमें सपोर्ट करो और हमें तुम्हारा जो पार्ट है वो हम तुम्हें जर्मनी से दिला देंगे। पर उस टाइम पे जो फ्रांस है वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई मेरा पार्ट नहीं चाहिए और मुझे इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, तो अब जब इस जो ये मीनवाइल जो ये कम्युनिकेशन चल रहा था बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर जर्मनी क्या करता है, वो फ्रांस को वो भी एक मैसेज पहुंचाता है कि भाई आप क्लियर कर दो कि आप कौन से फ्रंट की तरफ से लड़ना चाहोगे, आप मतलब जर्मनी की तरफ से लड़ोगे, रशिया की तरफ से। तो फ्रांस कंप्लीटली डिनाई कर देता है कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है। अब क्या होता है, जर्मनी सोचता है कि यार अगर फ्रांस ने लड़ना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जर्मनी को दो फ्रंट से लड़ाई फेस करनी पड़ेगी। राइट, उसे दो फ्रंट की तरफ से लड़ाई फेस करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, उसे दो फ्रंट से लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ेगी। तो जर्मनी क्या करता है, खुद ही फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है। अब जर्मनी फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा बैठा रहेगा कि आओ चलो कोई नहीं अटैक कर दो। तो फ्रांस भी फिर उसके बदले में वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, लड़ाई कर देता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कंट्रीज देखो वापस से कंट्रीज में क्लियर रहना, सर्बिया, फ्रांस, रशिया एक तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये एक तरफ आ चुके हैं। अब जर्मनी पहुंचता है बेल्जियम के पास में। अब जर्मनी जाता है बेल्जियम के पास में और वो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ सपोर्ट, मतलब बेल्जियम भी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंट्री थी, फ्रांस बड़ी थी और फ्रांस जो था वो डोमिनेट करके रखता था बेल्जियम के ऊपर। तो अब जर्मनी गया है बेल्जियम के पास में, वो उसको बोलता है कि अब मतलब बेल्जियम को एक फ्रंट मिल जाता है यहाँ से फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जर्मनी बोलता है बेल्जियम को कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हेल्प मतलब मिक्स हो जाओ, फिर हम लोग फ्रांस के अगेंस्ट लड़ाई कर लेंगे। तो उस टाइम पे क्या था ना कि बेल्जियम के पास नियरली, मैं अप्रॉक्सीमेटली फिगर बता रही हूँ, उस टाइम पे उनके पास नियरली 1 लाख सोल्जर्स थे और उस टाइम पे जर्मनी के पास में 4 लाख सोल्जर्स थे। तो बेल्जियम ये सोचता है कि यार आज तो ठीक है, अगर मैं इसकी सपोर्ट कर दूंगा, इसको सपोर्ट कर दूंगा जर्मनी को, कल को ऐसा ना हो कि ये अपना डोमिनेंस जो है वो कहीं पे मेरे पे ना लगाने लग जाए। तो इसीलिए बेल्जियम, अब बहुत अच्छा ट्विस्ट है यहाँ पे, जर्मनी गया था बेल्जियम के पास सपोर्ट मांगने, बेल्जियम ने रिफ्यूज किया और बेल्जियम जाके चला गया फ्रांस के साथ में और वो करने लग गया अटैक जर्मनी के ऊपर। मतलब जर्मनी पहुंचा सपोर्ट के लिए, सब हेल्प मांगने बेल्जियम के ऊपर, बदले में बेल्जियम ने क्या किया, फ्रांस के साथ मिलकर उसी के ऊपर अटैक किया। तो बेल्जियम भी यहाँ पे इस तरह से वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जब स्टार्टिंग का जो मतलब लाइक ड्यूरेशन होता है, इनिशियल ईयर्स की जो वॉर होती है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब लाइक हम मानते हैं कि फ्रांस और रशिया मतलब दोनों फ्रंट से यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, पर फिर भी ऐसा लगता था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड हंगेरियन एम्पायर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो वॉर जीत जाएंगे और जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यूके आ जाता है वॉर के अंदर। अब पहली चीज़ तो यूके भी मना करता है कि मैं वॉर के अंदर नहीं आऊँगा।
ठीक है, मैं वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो यूके मना कर देता है पहले इनिशियली। तो क्यों इन मना करता है, इसका भी एक रीज़न है। ये मना इसीलिए करता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम्स और जर्मनी के जो दो, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स का जो राजा है और जर्मनी का जो राजा है, दोनों आपस में कजिन्स थे। तो अब ये कजिन्स होने की वजह से ये लोग वॉर, इनिशियल लेवल पे वॉर करने के लिए तो मना कर देते हैं। पर बेटा इसमें होता क्या है सिचुएशन, जर्मनी, ये यूके क्यों आती है इसके अंदर। अब क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन अप हुआ रहता है पहले से ही यूके और बेल्जियम के अंदर, कि अगर इंडीड कभी भी बेल्जियम को फ्यूचर में कभी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी, मतलब इसी तरीके से वॉर के अंदर बेल्जियम को कभी ज़रूरत पड़ी, तो यूके जो है वो बेल्जियम को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे बेल्जियम के ऊपर अटैक कर रहा था जर्मनी, ठीक है, वॉर के अंदर इन्वॉल्व था बेल्जियम, इसीलिए सपोर्ट करने के लिए किससे आना पड़ा, यूनाइटेड किंगडम्स को आना पड़ा। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम्स आने लगा तब जाकर के जर्मनी जो था वो थोड़ा बहुत वीक होने लगा, पर अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी जहां जर्मनी और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर हार जाए, अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कब दिखता है हमें, जब यूएस से आता है। ठीक है, तो जब यूएसए को, जब यूके बोलता है, यूएसए को बोलता है कि आप भी आ जाओ वॉर में, तो यूएसए मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई वॉर नहीं करनी, मुझे यूरोप से, यूरोपियन कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। और एक और रीज़न होता है कि यूएसए वॉर में क्यों नहीं आता। यूएसए वॉर में इसीलिए भी नहीं आता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि इस टाइम पे जो यूएसए है वो ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से वो इमर्ज हो रहा था। वो यूएसए यहाँ पर ग्रेन्स भेजा करता था, वेपन्स भेजा करता था, जिससे वो क्या करता था, अपनी, बोलते ना, एक अपनी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा था। अगर मैं उस ड्यूरेशन की बात करूँ तो यूके जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन में था। ठीक है, अब इमर्ज होकर के कौन आ रहा था, यूएसए इमर्ज होकर के आ रहा था। अब क्या होता है, यूएसए मना कर देता है कि नहीं, मुझे किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। अब मैंने बताया था यूके जो था उसकी नेवल फोर्स काफ़ी अच्छी थी, जर्मनी जो था वो भी नेवल फोर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग उभर के आ रहा था। अब क्या होता है, एक बार गलती से जर्मनी जो क्या करता है, वो यूएस के सिविलियंस को मार देता है। मतलब ये लोग नेवल शिप्स आती थी उन पर तो अटैक करते ही थे, पर पैसेंजर शिप्स के ऊपर भी जर्मनी जो था वो अटैक कर दिया करता था, उन्हें मार दिया करता था। तो कुछ नियरली 140 ऐसा कुछ फिगर था, यूएसए के सिविलियंस इतने मर गए थे गलती से। तो अब यूएसए इस बात को, ये बात जब यूएसए को पता चलती है तो यूएसए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि यार अब तो वॉर में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जर्मनी उनसे माफ़ी मांग लेता है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है, वो गलती से मर गए हैं। तो ठीक है, यूएसए छोड़ता है कि चलो ओके, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ दो। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जर्मनी क्या होता है, अब मतलब जर्मनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस हो जाता है। अब क्या होता है, जितनी भी नेवल फोर्सेज आती है, जितनी भी पैसेंजर शिप्स आती है, पहले जर्मनी को उसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो चेक करता है कि भाई उसमें कोई यूएस का कोई पैसेंजर वगैरह तो नहीं है, यूएस का पर्सन तो नहीं है। ठीक है, वरना क्योंकि उसको पहले ही यूएसए ने थ्रेटन कर दिया था। तो इस वजह से क्या होता है, जो एक नेवल फोर्स, जो एक बहुत स्ट्रांग नेवल फोर्स थी जर्मनी की, वो इतने एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक जो था वो जर्मनी बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अगर यूएसए का जो टेरर है वो इसी तरीके से अगर मेरे पे रहेगा तो मैं अपना प्रॉपरली वॉर नहीं कर पाऊंगा। तो अब जर्मनी क्या करता है, मेक्सिको से हेल्प लेता है। अब मेक्सिको और यूएसए पहले से राइवल्स थे। क्यों थे, क्योंकि एक वॉर यहाँ पर भी हुई थी जिसके अंदर मेक्सिको का कुछ पार्ट जो था वो यूएसए ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये हमारे पास, अब मेक्सिको को जर्मनी जाकर के अप्रोच करता है, उसे एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है कि तुम एक काम करो, मेक्सिको को बोलता है कि तुम जर्मनी से लड़ाई करो, तुम लड़ाई करो तो हम मेरे सोल्जर्स जो है मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ठीक है, तुम लड़ाई करना यूएसए से और यूएस को वहीं पर बिजी करके रखना। ठीक है, और जो तुम्हारा जो एरिया जो अभी तक यूएसए ने कैप्चर कर लिया था उसे मैं वापस से फ्री करवा दूंगा। ये ऐसी सारी बातें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जर्मनी ये मैसेज भेज रहा होता है, तो जब ये मैसेज भेजा जाता है तो ये मैसेज पहले किसको मिल जाता है, किसको पता चल जाता है, यूके को। मतलब मैक्सिको के पास पहुंचने से पहले ही ये मैसेज मिल जाता है यूके को। तो यूके क्या करता है, इस मैसेज को पहले वो जाकर के यूएसए को बता देता है कि देखो जर्मनी तो तुम्हारे खिलाफ क्या करने की कोशिश कर रहा है और तुम तो न्यूट्रल रहने की बात कर रहे हो। तो फिर यूएसए के प्रेसिडेंट, मतलब वो पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह होता है, पार्लियामेंट में जाकर के क्लियर बोल देता है कि भाई दिस इज़ द टाइम, अब हमें वॉर में आना ही पड़ेगा। अब यूएसए आती है और वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई करती है। अब दिस वाज द एक्चुअल टाइम जब 1917 के अंदर जब यूएसए का जब इनकमिंग होती है, तो अब ये ऐसा टाइम था कि जब जर्मनी और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है।
और फाइनली ऐसा होता है। और यूएसए जब आती है तो वो बेटा वो अकेली नहीं आती है, वो अपने साथ में ब्राज़ील, चाइना, क्यूबा, एक दो ऐसी कंट्रीज़ को और भी लेकर के, थाईलैंड वगैरह ऐसी कंट्रीज़ हुई, उनको भी अपने साथ लेकर के आती है। अब यूनाइटेड किंगडम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ का। तो अब ये ऐसा एक टाइम था कि 1918 के अंदर फाइनली एक साल के अंदर जब यूएसए आती है तो जर्मनी और जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर है ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और वीक होने की वजह से क्या होता है, ये फाइनली जो जर्मनी है वो सरेंडर कर देती है। ठीक है, अब जर्मनी जो है वो हमारी सरेंडर कर चुकी है। अब सरेंडर करने के बाद में जब तुम नेक्स्ट वॉर देखते हो, मतलब 1914 में जब वॉर स्टार्ट हुई थी और कंपैरेटिवली 1918 का जब हम मैप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर हुआ करता था, देखो वो टूट चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, अब उसके बदले में वहाँ पे बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज़, यहाँ पे ऑस्ट्रिया तो बहुत छोटा पार्ट रहेगा और यहाँ पे बहुत दूसरी कंट्रीज़ जो है वो बन चुकी है। रही बात अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी का जो एरिया था वो कंपैरेटिवली और बड़ा हुआ करता था, बट आफ्टर दिस वॉर एंडिंग, जब से वो अपना सरेंडर कर लेता है, जब से वो अपनी डिफीट एग्री कर लेता है, ठीक है, क्या होता है जर्मनी का बहुत सारा एरिया जो है वो कंपनसेशन के फॉर्म में दूसरी कंट्रीज़ को मिल जाता है। अब मैंने तुम्हें एक और चीज़ सिखाई है, समझाई है, हमेशा बोला है कि जब भी दो कंट्रीज समझौते पे आती है, ठीक है, जब भी किसी के बीच में लड़ाई होती है तो जो एग्रीमेंट, जो मतलब उनमें जो समझौता होता है वो ट्रीटी की वजह से ट्रीटी के साथ किया जाता है, पीस ट्रीटी वहाँ पे साइन अप होती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के साथ में भी एक सिमिलर एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो द पीस ट्रीटी चेंज द फेस ऑफ यूरोप। अभी तक जो कितना बड़ा यूरोप था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने, इस छोटे छोटे। अब आप खुद कंपैरेटिवली देख सकते हो कि ये इतना बड़ा, मतलब इसमें कितने बड़े बड़े एम्पायर्स दिख रहे हैं। और जस्ट 4 साल बाद में केवल एक गोली चली थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। उसके बाद में कंट्रीज जो है वो किस तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है। ओके, ये हमारे सामने आ जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखनी है, अच्छा तुम में से बहुत सौ के दिमाग में ना एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई वाई, मतलब इंडिया का क्या रोल था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो हम इंडिया का रोल आप इस तरीके से समझोगे कि इंडिया जो था वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स जो थे नियरली, क्या ब्रिटिशर्स मतलब अब ब्रिटिशर्स लड़ाई कर रहे थे अलाइड पावर्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग भी क्या करते हैं कि मतलब जितनी भी उस टाइम पे क्या होता है कि जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज होती है उन्हें भी लड़ना पड़ता है, उन्हें मतलब हेल्प भेजनी पड़ती है। हम लोग डायरेक्टली नहीं गए थे, हमने हमारे सोल्जर्स वगैरह वहाँ भेजे थे। तो जितने वहाँ पे ब्रिटेन के खुद के वहाँ पे सोल्जर्स नहीं थे उतने सोल्जर्स हमारे यहाँ से गए थे। नियरली 13 लाख सोल्जर्स वगैरह ऐसे कुछ थे जो इंडिया से गए थे। हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आयरन वगैरह तो एक्सपोर्ट होने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह के इतना ये इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे इंडिया का। तो अब एक और चीज़ बहुत पेक्युलरिटी तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द लेसन बताया था कि एक गोली चली, ठीक है, तो क्या हुआ, एक गोली चली तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और एक गोली नहीं चली तो उसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। आई एम सॉरी, आई हैव डन समथिंग मिस्टेक। ठीक है, एक गोली नहीं चली तो उसकी वजह से क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। सी, एक गोली चलने के कारण और एक गोली ना चलने के कारण। एक गोली ना चलने का मतलब क्या हुआ, हमारे सामने मतलब एक सिचुएशन देखो, इमेजिन करो कि लड़ाई चल रही है और एक तरफ है यूके के सोल्जर है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव सोल्जर है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते ना उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अभी तक की लड़ाई में। और उनके सामने जर्मनी का एक सोल्जर आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बोलते ना उसकी बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी, वो खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो ना ही अपने सामने कोई वेपन वगैरह उठाने की हालत में था। तो उस टाइम पे यूके के जो सोल्जर थे वो जर्मनी के उस सोल्जर को बहुत इजीली मार सकते थे, पर उन्होंने देखा कि इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने क्या किया, उसे मारा नहीं और उसे यूं ही छोड़ दिया। ठीक है, तो एक गोली चलाई थी जब हमारा आर्क ड्यूक मरा था तो उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, यूके के उस सोल्जर ने एक गोली नहीं चलाई, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, आगे की वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। अब इसको बहुत अच्छे से समझोगे आप कि एक गोली नहीं चली, तो गोली किस पर नहीं चली थी, जर्मनी के एक सोल्जर पर। वो सोल्जर जो है वो कौन था, अडोल्फ हिटलर। ठीक है, जो पूरे जर्मनी के आगे आप देखोगे जर्मनी को उस तरह उसने कैसे वापस से यूनिफाई, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिट्रिकल मैनर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। और अडोल्फ हिटलर जो है वापस से वो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ोगे, जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है उन्हें तो हिटलर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और नहीं भी है तो लाइक वी विल स्टडी वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो टुमारो। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये हेनरी थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रेवरी के अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, और इन्होंने उस टाइम पे अडोल्फ हिटलर पे गोली नहीं चलाई थी, जिसका ये पूरे लाइफ टाइम रिग्रेट करते रहे कि काश अगर मैं उस टाइम पे गोली चला देता तो अडोल्फ हिटलर जैसे इंसान नहीं डेवलप होते। ओके,
सो दिस वॉज इट फॉर दी टुडेज वीडियो। ये लाइन हमेशा याद रखना, एक वॉर हुई थी गोली चलने की वजह से और एक वॉर हुई है गोली ना चलने की वजह से। थैंक यू।